कुर्सी बैठ गया आराम से। नहीं उधर से बोलना पड़ेगा ना। पहले यहाँ से शुरू करिए। सुपरफिशियली देखना है, दोष और शब्दोष एक साथ देखिए और आपने बोलना नहीं है, जस्ट देखना है। नहीं आप खड़े खड़े कर लो, कोई खड़े नहीं, चलो बैठ जाओ। नहीं आप बैठ जाइए, कुर्सी जो होगा कुर्सी आगे कर लेगा। फिर उसके बाद देखते हैं क्या निकल के आता है, किसी ने क्या देखा। तभी तो पता लगेगा ना अपनी सेंसिंग क्या है। नाड़ी मूत्रम बलम जीवम शब्द स्पर्शन दर्शनम स्पर्शनम प्रश्न। सबसे पहले देखना है पेशेंट को। देखने में जीभ देखना, आँख देखना, नाक देखना, कान देखना, उसका फेस देखना, शरीर में रूप शीतल, ये सारे देखने से पता चलता है। सिर के बाल देखिए, आवाज आ रहा है यहाँ से, इसका मतलब क्या हो सकता है? हाँ तो अभी देखो ये सारी चीजें देखना है। शरीर कैसा है, शरीर की बनावट कौन सा है, कौन सा दोष वाला है, शरीर सिर में से बाल उतर रहा है, क्या हो सकता है? ये आ रहे बाल बहुत टकला है। तो लगा रहे होंगे। हाँ, तो क्या हो सकता है उसको देखिए। नाड़ी में आपको क्या दिखा है देखिए। पहले अभी हम जस्ट दोष और शब्दोष देखेंगे, धातु वातु नहीं देखेंगे। दोष शब्दोष में फाइल मारेंगे हैं? दोष देखना है पहले 3 बार, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, आगे पीछे नीचे ऊपर, आगे पीछे नीचे। अभी आपने बोलना नहीं है, क्या है आप लोग दिमाग में रखिए जरा। हो गया इतने देर के बारे में जब में बात होगा तब अपना डिस्कशन कर लेंगे। हाँ कॉन्फिडेंटली उसको 3-4 बार नीचे ऊपर करना है। उसके बाद देखिए कि क्या क्या लग रहा है। नाड़ी पकड़ने का तरीका आप लोगों को समझ में आ रहा है, कैसे ग्रिप को बनाना है। मुझे अपना ये अच्छा देखते हैं ना। हाँ एकदम परफेक्ट तरीका है। देखो कितना बढ़िया है ना, जो ये हमारी मुट्ठी की हड्डी है ना, पहले इस पे रखना, उसके बाद जब जो पित्त की आ गई ना उसको चेंज करके पित्त पे चले जाना, वो अपने आप पूरा फिक्स हो जाएगा। बस हो गया कितना करो, समझ गए? समझ आ गया। हाँ जी। अब आप देखिए जरा इनके दोष और शब्दोष, बस यही देखना है। बाकी डायग्नोसिस तो वो करते रहेंगे मिल करके बाद में। अभी दोष देखिए, शब्दोष देखिए, क्या क्या देखा है। और जीभ दिखाइए जरा, इन दोनों को जीभ दिखाइए आप। हाँ जी दिखाइए। जीभ कैसी है उसको देख करके फिर सफेद तो अच्छा दिखाइए। खाया पिया तो रहने साथ हरियाणा में बहुत खाया। क्या खाया? पंडितन करते थे। हाँ? मैं थोड़ा पतला हूँ। पंडिताई करते आप? खीर खाई, हलवा खाया, पूड़ी खाई। वो भी पंडितन करते थे। इनके गुरु भाई हाँ वो कह रहे थे किशोर जी वैस, किशोरी जी वैस सुने ना आपने? किशोर जी वैस। गोविंद गिरी जी महाराज। रिशु सर बच के भागने, मतलब इनको भी देख लो, भाग गए थे। हाँ जी, बोलना नहीं है, क्या क्या लिखा। दोष शब्दोष देखना है। दोष क्या है, शब्दोष क्या है। बस हो गया नहीं हुआ, दिमाग में नहीं बैठा। अभी एक बार सारे लोग बताएंगे, फिर दोबारा ये जाएंगे आप लोग, फिर कॉन्फिडेंटली उसको
अब एकदम सुपरफिशियली ऊपर एकदम पीक में आइए, एकदम एंड में आना है ऊपर, जहाँ से ऊपर आने पर स्पाइक नहीं लगता, बंद हो जाता है। देखिए किस उंगली के किस जगह में, डिस्टल प्रॉक्सिमल मिडल, उसके आसपास कहाँ कहाँ करता है उसको देखिए। इसको देखने के लिए जब हम उंगली पकड़ते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है ये ऐसे, इसको यहाँ पर ये तल हृदय मर्म में ये रहेगा और ये आपका इंडेक्स फिंगर यहाँ रहेगा। ऐसा भी हम ग्रिप बना सकते हैं ऐसा करके, और ये यहाँ, अगर आपको यहाँ पर नाड़ी चेक करते वक्त यहाँ स्पाइक नहीं लगता, जैसे कफ प्रकृति वालों का नहीं होता, तो यहाँ से हम थोड़ा सा ऐसा करके प्रेस कर सकते हैं, या सीधा ऐसा भी आप कर सकते हैं। ऐसा करके जब प्रेस करोगे तो बंद हो जाएगा स्पाइक लगना। जब इसको खोलोगे फिर दोबारा प्रेस करोगे तो वहाँ पर एकदम बढ़िया सा स्पाइक दिखना शुरू होता है। ये जो है नाखून को आपका लंबा है नाखून, इसको दांत से अभी काटो, इसको टच करना है, नाखून नीचे गड़ना चाहिए, इसको नीचे देखिए ऐसे ग्रिप बनाना है। छोड़िए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर नीचे देखो, ये देखिए ये यहाँ है, ये हो गया, ये ऐसा नीचे है। अब उसको ऐसा करके थोड़ा सा इसको घुमाना है, ये मणि बंधन यहाँ पर रखना है ऐसा करके, मणि बंधन के नीचे, ये हो गया। इसको बेंड करना है और उसके बाद यहाँ मणि बंधन के नीचे एक गांठ है, इस गांठ में ऐसा करके आपका इंडेक्स फिंगर सबसे पहले यहाँ जो नाड़ी जो बह रहा है उसके आगे ऐसे करके नाखून के जस्ट यहाँ पर इस जगह का ये जो सेंसर वाला भाग है इसको यहाँ टच करना है। जब हम सब दोष उसमें जो हम सर्प गति, मंडू का गति जो हम देखते हैं, तो तब फिर अगर अभी से हम इसको आदत सही रखेंगे तो हमें फिर बाद में मंडूक गति, सर्प गति, मयूर गति, ये सारी चीज़ें फिर हमें वहाँ बेहतर समझ में आएगी। ये बिल्कुल नाखून के सामने, ये देखिए मेरे उंगली कैसा है, आगे की ओर झुका हुआ है। आप क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना, ये ऐसे। जब हम ऐसा करेंगे बिल्कुल यहाँ टीप में एक रेशो में एक लाइन में इसको टिकाना है, एक लाइन में ये नाड़ी बहता हुआ आएगा। फिर वही बात यार, ग्रिप को बनाओ ऐसा करके, थोड़ा टाइट करना नीचे से। अरे इससे नहीं बनाना, ये ऐसे ग्रिप को नीचे इसको ले आओ। हाँ कभी भी जो आदत है ना बिल्कुल सही रखना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आगे पीछे हो जाएगा बाद में जाकर के, जब हम उसको आवरण जब सब समझने की बारी आएगी। नीचे दबाइए, ऊपर लाइए, नीचे, ये तीन के नीचे बरोबर जगह में आ रहा है जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिडिल फिंगर के आगे और रिंग के पीछे की ओर लग रहा है, इंडेक्स फिंगर के बीच में, ऐसा नहीं। वो इसकी टिप में लगना चाहिए, टिप में एक रेशो में लगना चाहिए। पहले ऊपर स्पाइक लगने दो प्रॉपर, फिर हल्का सा उसको प्रेस करते हुए जाओ, फिर ऊपर खींचो, धीरे धीरे खींचना है, ऐसा नहीं, धीरे धीरे नीचे जाना है। आंख बंद करके एकदम ध्यान से उस जगह में अपने आप ध्यान को ले जाइए। उसके बाद आप ऊपर आइए, धीरे 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 आना, धीरे धीरे। वो जो स्पाइक हो रहा है उसको रियलाइज, उसको ध्यान से देखना है कहाँ कहाँ हो रहा है। तीन उंगली को टाइट नहीं करना है, हल्का सा लूज रखना है। बीच में एक राई के दाने थोड़ा सा छोड़ना है। अब ऊपर आइए, एंड में वहां तक आना है जहां तक स्पाइक है। जब स्पाइक ऊपर आना बंद हो जाए तो नहीं आना। कोई भी 1 2 3 उंगली कहीं पर भी लग रहा है, जब तक लग रहा है तब तक ऊपर ही ऊपर आते जाना। ये सब दोषा है। हो गया, समझ में आया आपको? जब हम दोष, प्रदीप जी किधर चले गए? वो लगा रहे थे, स्नान कर रहे थे। अच्छा, समझ में आया क्या है? अभी आपने दिमाग में नोट करना है। हाँ जी, हाँ
ये भी आपने अपने हाथ को यहाँ रखना है। आप अपनी उंगली को लेटा रहे, लेटाना नहीं है, सीधा स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट रखना है। सीधा आप सीधे हो जाएंगे ऐसे, तभी जाकर के स्ट्रेट हो जाएंगे। हाँ, ये जो उंगली है ना सीधा होना चाहिए। वो देखो ईशुकांत जी को देखो कैसे सीधा रखा हुआ है। वो ना हफ्ता जी जो जादू या होगा ना हाँ नहीं एक्सपर्ट है। बहुत नई चीज देखी ना, जो ऊंचा निकला ना, हाँ। पहले उंगली इस पर रखनी, हाँ उसको फिर देखा सर वो सूत्र याद है ना, सूत्र से हमारा क्या चीज है? मुष्ट मूल मध्य वस्वी भाग मात्रा नाड़ी गतम से गति गतम पे। हाँ वो आ गया, उसको फिर क्या देखे जहाँ पित्त की आई है हाँ। वहीं बात हाँ वही है बात है वो। अच्छा हो गया। हाँ? नाड़ी नहीं आ रहा है? बंद कर दी सर। एक सेकंड में देखो क्यों नहीं आ रहा? कितना बढ़िया आ रहा है। हो गया। अब मैं आपका प्रकृति देखता हूँ। इनका है क्या? जाओ। अब सबसे पहले मुकेश जी बताओ क्या दिखाई दिया? इंडेक्स फिंगर में जो वात मिडिल उसमें इंडेक्स फिंगर मिडिल कर्वेचर में। हाँ आपको क्या दिखाई दिया? बात ज्यादा सुन रहा था और ये कप में भी था थोड़ा। आपको क्या क्या दिखाई दिया? मैं थोड़ा पकड़ नहीं पाया। आपको? हमारा वाद वाले में मिडिल और प्रॉक्सिमल, और दूसरा उंगली? दूसरा उंगली में पित्त में प्रॉक्सिमल। आपको? जैसे समान वायु में पित्त दिखाई दी। हाँ? समान वायु में पित्त। हाँ समान वायु में पित्त। और आपको? प्रोक्सिमल में दिखा बस पित्त में। हाँ और आपको क्या दिख रहा है? अपान में हाँ? मतलब कुल मिलाकर के हम लोगों को पित्त ही दिख रहा है ना? अपान में और समान सर समान वायु हाँ। और थोड़ा पित्त वायु मतलब इंडेक्स फिंगर में उछाल दिख रहा है। तो पित्त उछाल रहा है ना? तो पित्त ही उछल रहा है ना? अब आप लोग जरा इनके प्रकृति चेक करिए। इनका पित्त प्रकृति और वात है। वात पित्त। सर एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है, वो कैसे भी है, कहाँ से है, उसको जाने लीजिए। एक तो प्रकृति एक पहले इस तरीके से भी बताया गया, जब मैंने सबसे पहले क्लास पढ़ा था तो उसमें पूरा प्रेस करने के बाद जब छोड़ते थे तब पित्त प्रकृति आता था। अब जो है आप सुपरफिशियली बताए हैं, तो मतलब इनमें कौन सा बेटर है? सबसे बेटर सुपरफिशियल। उसमें ना कभी कंफ्यूज हो जाता है, उसमें ना नीचे और ऊपर जन्म प्रकृति उससे हम लोग जो जोड़ रहे थे ना प्रकृति, वो जन्म उसमें बहुत प्रकृति, ज्यादा कंफ्यूजन था। वो जन्म प्रकृति था। हाँ जन्म प्रकृति, ये भी दो सा प्रकृति है, ये वो एक ही बात है। जो सबसे नीचे वो जानवर तो देखिए जरा वात प्रकृति है इनका, और इनका जो शरीर है ना, शरीर है वात कफ प्रकृति वाला इनका शरीर है। हाँ आपका वही कफ वात प्रकृति है, क्योंकि हाथ का जो बनावट है शरीर में कफ प्रकृति जो होता है, कफ प्रधान कफ वात प्रकृति है ना? तो कफ प्रकृति वाले जो होते हैं शांत होते हैं, लेकिन अभी इनके शरीर में जो दोष जो हो रहा है ना वो पित्त का हो रहा है। तो पित्त का होने से आप बताओ जरा, आप अब पित्त है तो ज्यादातर समान वायु, कौन कौन सा वायु है? समान वायु। समान वायु, एक सेकंड, समान वायु में उछाल किसकी है? पित्त की उछाल है। अब इनसे पूछिए जरा क्या क्या लक्षण है। अब आप समान वायु के हिसाब से बताओ।
में थोड़ा डाइजेशन पे थोड़ा सर पित्त की और नाड़ी। दूसरा पेट साफ नहीं होता, जीर्ण अवस्था में सिर साफ करने का। और भी 3-4 दिन हो गए हैं? ठीक ठीक सही हुआ। अपान वायु पांच बार अंदर के बीच में पेट प्रॉब्लम अच्छी तरह ऐसा ओपन हाँ नहीं होता। और दूसरा पेट में कभी जलन जैसा होना, गैस वगैरह बनना। गैस हो रही है अभी 3-4 दिन हो गए। अच्छा हाँ, उसी लिए समान वही हो रहा है। लेकिन ये जो गैस जो है ना आपका परमानेंट गैस नहीं है। अगर एक चीज बताता हूँ, ये टेम्पररी है। टेम्पररी गैस है। परमानेंट गैस कहाँ पता चलेगा? हमारे रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में एक गोला गोला सा जैसा घूमेगा। वो कभी ज्यादातर कभी रिंग फिंगर की ओर जाएगा, कभी मिडिल फिंगर की ओर जाएगा। ज्यादातर तो रिंग फिंगर क्या हुआ, ज्यादातर तो रिंग फिंगर की ओर ऐसे धक्का मारता हुआ ऐसा लगेगा। लेफ्ट राइट। हाँ, ज्यादातर रिंग फिंगर की ओर जाएगा। अगर वो रिंग फिंगर की ओर जाएगा तो जो गैस है करने वाला कौन सा महाभूत प्रधान है? जल महाभूत प्रधान है। अगर मिडिल फिंगर की ओर आएगा तो वो जो गैस बनने वाला है अग्नि महाभूत, उस अग्नि में जो द्रव है उस द्रव की वजह से ऐसा हो रहा है। द्रवांश की अधिकता की वजह से जो पित्त का जो अग्नि और जल महाभूत है उसमें से जो जल महाभूत है, अगर आपको मिडिल फिंगर के प्रॉक्सिमल की ओर वो जो गोला गोला सा है ज्यादातर इस दिशा की ओर धक्का मारता है, तो इसका मतलब है कि इनको पेट में गैसेस है। लेकिन वो जो गैस है वो पित्त के द्रव गुण की अधिक होने की वजह से, और आप कुछ ऐसी स्पाइसी चीजें खाते हैं जो द्रव गुण प्रधान है। जैसे कल वो बात हुई थी ना, वो हमारी बेगा जी कहती सर मैं जैसे सौंठ लेती हूँ तो मेरा ऐसा कुछ होता है। इसका मतलब सौंठ क्या है? सौंठ बेशक उस द्रवांश को अवशोषण करता है, तो उससे जो शरीर में जो पित्त है, पित्त का जो द्रवांश है जैसे कम था ऑलरेडी, उसका पित्त के द्रवांश जैसे कम था, अब वो अगर सौंठ लेगी तो उस द्रवांश को वो खींचेगा, जितना बचा है वो भी खींच देगा। खींचने से उनको फिर वो दिक्कतें होती है। इसीलिए मेरा ऐसा समझ ऐसा लगता है कि नाड़ी में हम लोगों ने बस देखना इतना ही है कि दोष क्या है। पहले तो प्रकृति देखना, जैसे इनका हमने कौन सा प्रकृति देखा? वात और पित्त प्रकृति, नहीं प्रकृति इनका कफ और वात प्रकृति है। इनका कफ वात प्रकृति है। जन्म प्रकृति कफ वात है, दोष विकृति वात पित्त है। ये जानो, जन्म प्रकृति जो होता है उस व्यक्ति की अग्नि को और उस व्यक्ति की प्रकृति को डिसाइड करता है, डिजाइन करता है। शरीर देखिए, इनका स्वभाव देखिए, इनका चलना फिरना देखिए, इनके सब कुछ देखिए, वो वात कफ प्रधान है। शरीर देखिए ना, गठिला सा शरीर है ना। वात प्रकृति वाले मेरा जैसा देखो, पित्त प्रकृति देखो वहां पर, पित्त प्रकृति है ना, उछल कूद करने वाला, दूसरों के बीच में ही कुछ बोल देने वाला, दिमाग बड़ी शार्प, ब्रुट करके पकड़ने वाला, ये पित्त होता है। ठीक है ना। जैसे वो एकदम शांत उधर बैठे हुए, जैसे हमारे ही वाले शांत बैठे हुए, तो ये सभी कफ प्रकृति हो गए। ठीक है। अब उस कफ में जैसे इनका है, शरीर ड्राई है, कफ तो है, शरीर का निर्माण तो कफ के हिसाब से हुआ है। सिर के जो बाल है कफ प्रकृति वालों का अच्छा होना चाहिए, लेकिन नहीं है इनका बाल, इसका मतलब कुछ वायु का उसमें प्रभाव है, तो इनका वात कफ हो गया। ये क्या है? ये जन्म प्रकृति है। अब इनका आहार विहार कफ वात के खिलाफ कभी नहीं होना चाहिए। अब इनमें ये जो पित्त जो स्पाइक हो रहा है, ये कुछ दिन से, ये इनके प्रकृति के हिसाब से व्याधि नहीं है ये, तो इनको कोई डरने वाली बात नहीं है। पित्त चाहे जितना मर्जी उछाल मार ले, कोई दिक्कत नहीं है। आइए समझ में। तो आपके नाड़ी में अजीर्ण अवस्था है या समान वायु के, जैसे वो हमारे भाई साहब की, हाँ ये भाई साहब, लेकिन कंडीशन दोनों का अलग अलग है। इनका थोड़ा अलग कंडीशन है, इनका थोड़ा अलग कंडीशन है। और सर जैसे कि मैंने भोजन किया अभी कुछ देर पहले, कुछ खाया सर? नहीं, मैं देखो, मैं अभी इनको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका ये रोग है, मैं कह रहा हूँ इस वक्त कि भाई अगर समान वायु ऐसा दिखता है, मिडिल फिंगर में स्पाइक इस तरह से दिखता है, इसका मतलब है कि ये जो अभी कुछ खा पी रहे, बेसिकली कफ और पित्त की जो व्यवस्था है शरीर में, सिर्फ कुछ खाने से बिगड़ता नहीं है ना। हम अगर कुछ भी नहीं खाएंगे तो भी बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं खाएंगे तो भी बिगड़ेगा। जैसे आयुर्वेद में चरक निदान स्थान में एक बात क्या लिखा हुआ है कि अगर हम कुछ भी नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर तो कुछ ना कुछ तो खा ही रहा है, क्योंकि शरीर अपना भोजन कहीं ना कहीं जुगाड़ करता है। कहाँ से करता है वो?
हमारे मेद से करता है, हमारे वसा से करता है, वो वसा को खाना शुरू करता है। इसलिए जो मोटे लोग हैं अगर वो भूख नहीं कुछ नहीं खाते, इसका मतलब वो उनको ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं खाया तो हम पतले होंगे। हमारे शरीर के अंदर की जो हमारी जो चयापचय व्यवस्थाएं जो अग्नि है उसको कुछ न कुछ खाने की व्यवस्थाएं तो है ही, तो इसीलिए वो दुर्बल होते हैं और क्षय की अवस्था में वो चले जाते हैं। भोजन तो डेफिनेटली दिन में 2 बार करना होता है। जब भूख लगती है तो शरीर बोलता है मुझे अब खाने को दे दो। भूख लगने का मतलब ये होता है कि अब जो अंदर के दीवारें हैं वो तो है, उसको ढाने ना दो, बस कुछ नई चीजें दे दो। अगर हम उनको नहीं देंगे तो अग्नि हमारे दीवारों में आ जाएगा, उसको पिघलाना शुरू करेगा, उसको खाना शुरू करेगा। ठीक है, तो वो क्या है फिर वहां से भी अगर आपका अग्नि मंद है, अगर आपका अग्नि मंद है लेकिन फिर भी भूख लगती है कभी कभी, जैसे इनका है मंदाग्नि है, नाड़ी में मंदाग्नि दिखाई दे रहा है, कफ जैसा स्पाइक है, स्पाइक की गति वैसी है, लेकिन फिर भी इनको भूख लगती है। भूख लगने का मतलब है अब उस कंडीशन में खाया हुआ जो भोजन है वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि अग्नि उनका, अगर ये भूख लगी है कुछ नहीं खाएंगे तो भी बढ़ा हुआ अग्नि आसपास के धातुओं को क्षरण करना शुरू करेगा, क्लेद आदि को खाना शुरू करेगा। खाने से चूंकि अब भोजन तो हो गया उसका, लेकिन आग तो है उसके अंदर, डाइजेस्ट करने की प्रॉपर वो चीजें तो है नहीं, उसने पिघला तो दिया, पिघलने से गिर तो गया, क्लेद तो आ गया सामने, उसको प्रॉपर नहीं डाइजेस्ट होता। इसीलिए जैसे इनके जीव है, अगर हम इनको जाकर के थोड़ा कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करेंगे तो हो सकता है, अगर एलएफटी करेंगे तो कोई ना कोई इनका निकलेगा, क्योंकि जीव इनका प्राकृत नहीं है। कैसा जीव है? थोड़ा सा काला काला मटमैला, समझ लो जीव में अगर काला काला कुछ मटमैला जैसा अगर दिखता है तो ये गड़बड़ है, कुछ स्नेहांश। अब इनके जो अग्नि में जो द्रव है वो द्रव का जो स्नेहांश है वो अजीर्ण अवस्था में शरीर में बैठा हुआ है, तो वही अब इनको आलस्य देगा, सुस्ती देगा, है ना, लेथार्जी, ये सारी चीजें हो देगा। इसके लिए उपाय क्या है? क्या दिया जाए? हाँ, तो क्या दिया जाए? नारिकेल लवण आपने बताया, इनके लिए सूत से लंघन कराना चाहिए। हाँ, लंघन भी ठीक है, सूत सेकर रस इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सूत सेकर कहाँ काम करता है? जहाँ शरीर में द्रवांश बढ़ा है और कुछ अम्ल पित्त जैसे संप्राप्ति बनी हुई है और साथ में दीपनीय शक्ति नहीं है शरीर में, है ना, अग्नि दीपनीय नहीं है, अग्नि जो है प्रज्वलित नहीं है, तो उसमें तो सूत सेकर रस बहुत ही अच्छा काम करेगा। सर अल्कलवण जैसे आपने बताया था, अल्कलवण भी उसमें काम करेगा, अल्कलवण इनके लिए अच्छा काम करेगा। और लातक तो नहीं देना, लातक भी दे सकते, कोई नारिकेल लवण ऊपर करेगा वो तो नहीं, नारिकेल लवण की जरूरत नहीं, बस इनको थोड़ा सा या अर्कल लवण दे। मान सब मचा दिए नारिकेल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब जैसे कि अगर आपके मन में सेक्स के प्रति इच्छा होती है लेकिन फिर भी लंगुट बांध करके बैठे हुए हैं, वैसा करना नहीं चाहते, तो ये भी आपके मानस दोषों को उत्पन्न करते हैं। ये कौन सा वेग हो गया? ये मानस वेग जो है, ये मानस वेग जो है, देखो लेडीज में जो हिस्टीरिया जो होता है वो भी वेगावत होता है, उसके मन में सेक्स करने की। एक राजस्थान में एक मेरे कोई एक यजमान भागवत कथा करने के लिए, क्या करे सर, मेरे सास इतनी बेकार है कि मेरे पति के साथ जाने नहीं दिया और मुझे सेक्स की इच्छा है, जैसे पीरियड के टाइम में उसके बाद उनके मन में होता है, लेकिन उसकी सास इतनी बेकार है कि जाने नहीं देती, कहते गेट में सो जाती है वो। अब भगवान जाने क्या है उसको। अच्छा, उसके मन में ये है कि पहले 2 बच्चा हो गया, अब दोबारा तीसरा ना हो जाए, तो जाने नहीं देती, उसको बाद में हिस्टीरिया होगी, मन के ऊपर प्रभाव पड़ा। हाँ, क्योंकि मनोभाव स्रोत मन तो है, लेकिन साथ में स्टेडियम में उनका जो अग्नि है वो उनको मानसिक विकृति दे। हाँ, तो उससे मानस अवस्था से वेग अवरोध हो गया, होने से अग्नि मंद हो गया। अब अग्नि मंद होने के लिए तो जो है आप रोज गोलगप्पा खाओ, आप रोज पराठा ये खाओ तो मंदाग्नि होगा। मंदाग्नि होने के लिए कुछ ना खाओ तो भी मंदाग्नि होगा, उसके सांस का रहती है उसमें, हाँ, वो खत्म हो कुछ जाता ना है, खाओ तो भी क्या होगा, शरीर में रुक्ष गुण बढ़ेगा, बढ़ेगा। जो रुक्ष गुण है वो पित्त के द्रव गुणों को सुखा देगा, अकेला अग्नि बचेगा। तो जो द्रव से रहित अग्नि है
वो मंदाग्नि ही है, वो फिर बाद में जाके गड़बड़ करेगा। तो वो फिर उसको हिस्टीरिया का प्रधान वो कारण था। तो ये इसका है। माइग्रेन में तो सबसे बेस्ट है। हाँ माइग्रेन में, हाँ उसमें तो ये प्रॉब्लम होती है। हाँ, ये होती। अब वो वहाँ से देखो अग्नि मंद हो गया। जैसे अभी चरक में हम पढ़े थे ना, एक जगह प्रसंग आया था कि भाई अति यात्रा से बहुत ज़्यादा व्यायाम कर रहा था, दिन रात यात्रा, उससे शरीर में वायु बढ़ा, रुक्ष गुण से वायु बढ़ा, वायु संचयम च प्रकोपम च, प्रसर अवस्था में गया। प्रसरित जो वायु है अग्नि स्थान में आकर के जठर को उसने खत्म कर दिया। रुक्ष गुण ने जठर को क्या किया? खत्म किया। जठर खत्म होते ही मंदाग्नि, मंदाग्नि होने से आम की उत्पत्ति, आम की उत्पत्ति हुई और वो प्रसर, आम जो है अप्रसर हो रहा है, प्रसर होकर के उसके स्टमक में आ गया। स्टमक में आकर के आम की उत्पत्ति, उत्पन्न जो आम है वो स्टमक में आया। स्टमक में आकर के उसको खांसी होने शुरू हुआ, खांसी होना शुरू हुआ और खांसी जो है बलगमी खांसी होना उसको शुरू हुई। अब अगर हम ये देखेंगे कि भाई बलगमी खांसी के लिए हम क्या देते, कोई रुक्ष दवाई देते। अब वो वैद्य के पास गए कि महाराज मुझे तो खांसी है। अब हम क्या देखेंगे इसमें, जो श्वास काश को हम समझेंगे। देखो चीजें कहाँ से घूम के आया हुआ है। सर परतंत्र दोष व्याधि बोलते हैं इसको। हाँ, परतंत्र दोष विकृति हो गया। ये स्वतंत्र खांसी नहीं है। ये कौन सा खांसी है? वातजन्य। ये वातजन्य परतंत्र खांसी है। इसका कारण क्या था? वायु, उसके रुक्ष गुण, उसका हेतु क्या था? अति गति, अति व्यायाम, अति गति, अत्यंत चलना, ये था इसका हेतु। वो रोज ही चलता था, रोज ही व्यायाम करता था, उसको किसी ने बताया नहीं। और वो खांसी के कभी कुछ खाए और कभी कुछ खाए। डॉक्टर ने, वैद्य ने कहा कि आप बमन कर लो यार, आपका खांसी ठीक होगा। उसने बमन किया और खांसी बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि बमन करने से मंदाग्नि और हो जाता है, वायु और ज्यादा बढ़ जाता है। विरेचन करोगे तो भी वायु बढ़ जाता है। तो जिन जिन वो कर्म जिससे वायु बढ़ने वाला होगा उससे, अब वो अगर उसको वहां पर, अब आयुर्वेद क्या बोलता है, अगर खांसी हो, बलगमी खांसी में क्या हम देते, शहद के साथ अगर हमने सीतोपलादी भी दिया तो ये रुक्षता की वजह से उसको खांसी। और अगला बोलता है यार मैंने तो सारा चीज कर दिया, फिर इसका खांसी ठीक होने की बढ़ता क्यों है? इसका कारण है, क्वेश्चन करना था, सीतोपलादी हम शहद के साथ देते हैं, वो तो जो घी के साथ देते हैं वो किस कंडीशन में देते हैं? साथ जब हम तब हम देते हैं जब शरीर में स्वतंत्र अवस्था में वायु बढ़ा है और बढ़ने वाले वायु हमारे प्राण वह उदान वह स्रोतस में जा करके अवरोध पैदा करता है। वायु बढ़ा है, प्राण वह उदान वह स्रोतस में जा करके उसको एनहांस करता है। उधर से कफ है और कफ जब उसको रोकता है तो धक्का मारा प्राण व स्रोतस ने ऊपर। प्राण की गति किधर है? ऊपर से, हृदय से ऊपर की ओर है। मारा धक्का, प्राण बोलता है पता नहीं कौन आ गया बीच में, आया कौन है? कफ है। मारा धक्का तो फंग करके बाहर निकल जाता है। तो चिकित्सा किसकी करे? वायु की करे। और वायु के लिए तो स्निग्ध उष्ण, इसलिए हम सीतोपलादी का कंटकारी अवयव सबसे बढ़िया है ना। हाँ, कंटकारी अवयव। आप कंटकारी अवयव को सीतोपलादी के साथ दे दो। एक कंटकारी घृत भी है सर, स्वतंत्र दोष। आप हलवा ही दे दो, क्योंकि हमारे पास सूत्र आ गया कि भाई हलवा अगर आप दो, जस्ट हलवा रबड़ी खिला करके, क्यों? क्योंकि रबड़ी क्या है? स्निग्ध है। थोड़ा गर्म करके दे दो, स्निग्ध हो गया, वायु अपने वायु रस है तो वायु ठीक हो गया ना। तो गुरु स्निग्ध, तो गुरु हो गया, स्निग्ध हो गया, तो ये अपने आप वायु को ठीक, तो वायु ठीक हो गया। लेकिन कफज में नहीं करेगा। बलगमी अगर है तो सामान्य है, लेकिन ये स्वतंत्र व्याधि में करेगा, परतंत्र में नहीं करेगा। परतंत्र मैंने बताया वायु बढ़ा है, बढ़ने वाला वायु अपने इस दूसरे के स्थान में आकर के संचरित अवस्था में आकर के वहां अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और दूसरे दोष को बढ़ाता है, तो फिर वहां पर जैसे अभी हमने कहा खांसी में, नहीं, अब खांसी में क्या करना होगा? इसको वायु के लिए काम करना होगा। अब ऐसे कंडीशन में सबसे पहले क्या करना होगा? उसको स्नेहन स्वेदन वस्ती, स्नेहन स्वेदन वस्ती, क्योंकि ये वायु कैसा है? ये वायु ऊर्ध्वानुगामी वायु है ना, ऊर्ध्वानुगामी, नीचे से ऊपर, अपने वस्ती से वायु ऊपर की ओर है। अब हमारा काम क्या है? नीचे की ओर, वायु को अपने स्थान में ले जाओ, हो गया।
कहाँ से आपने अपनी अनुलोमन करना है, ऊर्ध्वानुगामी हो सर, इसमें गया। अनुवासन बस्ती देंगे, तेज अनुवासन बस्ती। दे दो, वो तो स्थिति को देख करके कि उसके नाड़ी में क्या है, तो आप अनुवासन बस्ती दे दो, एरंडा मूलादि बस्ती दे दो, कुछ भी ऐसा दे दो। नहीं तो कुछ ना मिले तो वो जो पिल्स मिलती है मार्केट में, फलवर्ती, फलवर्ती का बोलते हैं, महावर्ती का। बस फलवर्ती का बना करके उसको पहले उसकी जो विधि है अभ्यंग करना है ना, पीछा। सर कोई अगर अच्छा बनाना चाहता है जैसे मुकेश सर, तो हम लोग फलवर्ती इनसे प्राप्त कर सकते हैं, बहुत काम है। हाँ, फलवर्ती आप काम करो, फलवर्ती को। फलवर्ती में बना के दे दो फिर। हाँ, फलवर्ती वो जी तो बनाते ही हैं। फलवर्ती में दे दो। तो फलवर्ती दे दिया, उससे पहले उसका जो अभ्यंग करना है, वो बटन लगाना है वहाँ पर बढ़िया सा, स्निग्ध नाभि में तेल लगाना है, फिर नीचे आ गया सारा। उसके बाद फिर ऊपर खांसी की चिकित्सा करेंगे, उसको चिकित्सा छोड़ना नहीं है। जो दूषित हुआ है उसको- जिसने आवरण किया है पहले उसको हमने हटा दिया, अब जो ऊपर दूषित हुआ है उसको तो करना है ना भाई, ऐसे हाथ उठा तो ये अब अभ्यंग जो है नाड़ी नाभि की सर इसी को आपने कल बताया था, दोष का पहले चिकित्सा, फिर दोष का, फिर हाँ। व्याधि का, और जो व्याधि है जिसको दूषित हुआ है हाँ, उसे उसको- चिकित्सा करना। हाँ, बस। प्राणगम्य। चलिए, श्री राधे राधे। ठीक है, और ये है तो इनका चिकित्सा। अब आप बताइए आपको क्या क्या सिम्टम्स होता है। आप जब कभी कोई स्पाइसी चीजें खाते हैं तो लूज मोशन होता है, कोई पकौड़ा हो गया, खाता ही नहीं होगा, हाँ? खाता ही नहीं नहीं खाता खाया तो ये तो इधर 2-3 दिन एक सेकंड खाए तो जाना पड़ता है ज्यादा, हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं। वही खाता तो नहीं। इसीलिए नहीं खाते क्योंकि खाते जाना वीडियो पड़ता बन रही, वीडियो भेज दूंगा मैं आपको। होती है सीनो डाल दी। सिंधु राधे और तलब पूज दे रहे हैं। आप वो बोल रहे थे कि या तो वीडियो पर भेज देना या तो मेरे को रिकॉर्ड कर देना। ठीक है, अभी इनका हो गया, अब दूसरे किसका नाड़ी मैं आता हूँ।